नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में मानव भूगोल वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के बृहद पर्यावरणीय प्रदेश। ठीक है ना। तो मेजर एनवायरमेंटल जो रीजन होते हैं वर्ल्ड के सभी, उन सभी पर हमें डिस्कस करना है। विशेष रूप से जो 6 प्रदेश है ना, जो 6 प्राकृतिक प्रदेश है उन पर हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि भूगोल पढ़ रहे हैं तो यार भूगोल में तो ना प्राकृतिक जो प्रदेश हैं उनको तो आपको पढ़ना ही होगा, उसकी विशेषताओं को देखना होगा। तो दोस्तों हो सकता है कि पुस्तक से पढ़ते वक्त आपको कई समस्याएं इस टॉपिक को लेकर के आई हो, लेकिन आज का ये सेशन होने के बाद में आपका कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। और कंटेंट जो मैं ना आपको पुस्तक की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं पीडीएफ के रूप में, नोट्स के रूप में, उससे आप एग्जाम के टाइम पे रिवीजन लगा करके और आप बेहतर नंबर एग्जाम में भी प्राप्त कर सकते हो और इस पर एक समग्र विचार या समग्र जो समझ है वो डेवलप कर सकते हो आप अपने आप से। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि बीए के जो है दोस्तों हम लगभग सभी सब्जेक्ट जितने भी विषय हैं, लगभग ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हम इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को निःशुल्क रूप से प्रोवाइड कर रहे हैं। लेक्चर और नोट्स सभी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट को विजिट करें, सभी सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। नहीं मिल पा रहे हैं, प्लेलिस्ट विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आइएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी आवश्यक कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। सब कुछ निःशुल्क है दोस्तों, सब कुछ निःशुल्क, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं हमको तो आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों कि मानव संस्कृति के बदलते प्रतिरूप, ये हमारा लास्ट सेशन रहा था, है ना। इसको हमने अपडेट नहीं किया है। एक्चुअल में यूनिट 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं, यूनिट 3 स्टार्ट हो चुका है, आपका यूनिट 3 स्टार्ट हो चुका है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले सेशन में आपको मैं चेंज करवा दूंगा। ठीक है ना। तो ये लास्ट सेशन में हुआ था मानव संस्कृति के बदलते प्रतिरूप पर, और आज का हमारा 3rd यूनिट का पहला टॉपिक होने जा रहा है, यूनिट 3 का पहला टॉपिक। ठीक है। तो आइए अब डायरेक्टली सेशन पर हम मूव करते हैं और देखना ये है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, एक्चुअल में जो हमारा विषय है वो क्या है। तो यार देखिए, आप चूंकि भूगोल पढ़ रहे हैं, अब भूगोल पढ़ रहे हैं तो जो प्राकृतिक भाग है हमारे, अर्थात कि जो पृथ्वी है, उस पूरे पृथ्वी के अलग अलग भागों का नॉलेज होना आपके लिए स्वाभाविक है। और संभवतः अब अगर आपका विषय ज्योग्राफी है, भूगोल है, तो आपने मैप तो देखा ही होगा, कम से कम देखा तो होगा, उसको ठीक से समझा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा तो देखा तो होगा। आपने वर्ल्ड मैप को भी अच्छे से देखा होगा, इंडिया के मैप को भी देखा होगा, और संभवतः मध्य प्रदेश अपने अपने स्टेट के मैप को भी आपने संभवतः देखा होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश के मैप से परिचित होंगे। उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से है, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, जहां से भी हैं आप, अपने अपने स्टेट का मैप अपने आवश्यक रूप से देखा होगा। और जब इंडिया के मैप देखते हो तो सब कुछ क्लियर होता है, सभी राज्यों का बारे में। तो ऐसे ही पूरी पृथ्वी के जो रीजन है उस पर हमें डिस्कस करना है। जो प्रदेश है, प्राकृतिक रूप से जो प्रदेश है उन पर हमें डिस्कस करना है। प्राकृतिक रूप से प्रदेशों का हमने विभाजन किया है। पूरी पृथ्वी के जितने भी, पूरे विश्व के जितने भी जो भी क्षेत्र है उनको हमने 6 क्षेत्रों में उसको डिवाइड किया है, विभाजित किया है। उनकी जलवायु के कारण, उनकी विविधताओं के कारण, या कौन कौन से डिफरेंस और कौन कौन समानता है, उन समानताओं के कारण विभिन्न क्षेत्रों को हमने एक एक क्षेत्र में लिया है। जैसे पहला क्षेत्र है पेलियो आर्कटिक रीजन, पहला क्षेत्र है पेलियो आर्कटिक रीजन। दूसरा है न्यू आर्कटिक रीजन, तीसरा इथोपियन, है ना, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, या फिर न्यू ट्रॉपिकल रीजन। ये 6 अलग अलग क्षेत्र हैं, 6 अलग अलग क्षेत्र हैं। इन 6 अलग अलग क्षेत्रों पर ही आपको आज डिस्कस करना है, इनको समझना है। अब ऐसे पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आइए थोड़ा सा मैप का सहारा लेकर के हम ये देखें कि कौन सा क्षेत्र किस किस क्षेत्र को जो है कवर करता है। तो मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। देखिए पेलियो आर्कटिक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ये पेलियो आर्कटिक क्षेत्र देखिए। अब दोस्तों अगर आपको विश्व मानचित्र का, अर्थात कि वर्ल्ड मैप का थोड़ा बहुत भी अगर आपको मोटा मोटा सा भी ज्ञान होगा तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि पूरा यूरोप इसमें समाहित है। अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है, अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है, पूरे खाड़ी देश इसमें आ रहे हैं, बल्कि एशिया का भी काफी हिस्सा इसमें आ रहा है।
है ना। तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के भागों को मिला करके ये क्षेत्र, इस क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं पैलियो आर्कटिक रीजियन। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है न्यू आर्कटिक रीजियन। तो न्यू आर्कटिक रीजियन ये आपका 2 नंबर पर न्यू आर्कटिक रीजियन है। तीसरा है इथोपियन, अफ्रीका वाला क्षेत्र आपका इथोपियन, जिसमें मेडागास्कर भी सम्मिलित है। चौथा है ओरिएंटल। कौन सा? ओरिएंटल। ये ओरिएंटल 4 नंबर पर ओरिएंटल आएगा, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ये इंडिया के पड़ोसी देश शामिल है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन 5 नंबर पर ऑस्ट्रेलियन है, और 6 नंबर पर है न्यू ट्रॉपिकल। 6 नंबर पर न्यू ट्रॉपिकल। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन प्रदेशों को याद करना चाहते हैं तो आप इस मैप की सहायता से बहुत ही आसानी से इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि जब मैप का सहारा लेकर याद करते हैं ना, तो उसमें दोस्तों आपको प्रत्येक क्षेत्र ये से याद रह जाता है कि किस क्षेत्र में या किस प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। जैसे प्लेयो आर्कटिक में कौन कौन सा आएगा, तो उसमें आएगा आपका एशिया आएगा, यूरोप आएगा और अफ्रीका आएगा। उसी प्रकार से जब ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र की हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड तक, जो कि बिल्कुल लास्ट वाला प्रदेश है, न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हो जाता है। कुछ विद्वान हालांकि इसका विरोध करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर है। तो कलर के अनुसार मैंने देखिए यहां पर आप आराम से बिल्कुल इजी तरीके से, आसान तरीके से इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी 6 प्रदेशों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या है, इन प्रदेशों में क्या क्या समानता है, इन सब पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रदेश हम लेंगे प्लेयो आर्कटिक रीजियन। प्लेयो आर्कटिक रीजियन को हिंदी में पूरा आर्कटिक प्रदेश भी कहा जाता है। हिंदी में पूरा आर्कटिक प्रदेश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरा आर्कटिक प्रदेश में पूरा यूरोप, उत्तरी एशिया, है ना, एशिया का उत्तरी भाग, एशिया का ये ऊपर वाला भाग आ रहा है एशिया का, ठीक है ना, उत्तरी भाग एशिया का, और उत्तरी अमेरिका, माफ कीजिएगा अफ्रीका, तो ये उत्तरी अफ्रीका का जो भाग है, ऊपर वाला भाग, ये भी इसी में शामिल है। इसकी दक्षिणी सीमा की अगर हम बात करें, दक्षिणी सीमा किससे बनती है, तो दक्षिणी सीमा दोस्तों हिमालय पर्वत और अफ्रीका के सहारा मरुस्थल जो है उससे निर्धारित होती है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ मैप में देख पा रहे हैं ना, थोड़ा साइड में जाता हूं मैं। मैप देखिए, अब दिशाओं से तो आप भली भांति परिचित होंगे, यहां पर बना के दिखा देता हूं, ठीक है ना। इसमें दक्षिण दिशा नीचे की ओर है, ऊपर उत्तर होता है। ठीक है। अगर आपको मैप पढ़ना आता है तो आप दिशाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर जब हम प्लेयो आर्कटिक प्रदेश की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, तो इसका दक्षिणी छोर है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, दक्षिणी छोर जो है यहां पर ये हिमालय से टकराता है, हिमालय से, और इधर आते हैं तो अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, ये अफ्रीका का सहारा मरुस्थल यहां पर है। इस अफ्रीका के सहारा मरुस्थल ये इसकी दक्षिणी सीमा बनाता है। वहीं पूर्व की बात करें तो इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, देखा यहां पर ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। प्रशांत महासागर इसकी पूर्वी सीमा बनाता है। वहीं पश्चिमी सीमा इसकी अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है इधर, अटलांटिक महासागर, और उत्तर में आर्कटिक महासागर से ये आर्कटिक महासागर है। ठीक है। क्योंकि इसलिए तो मैंने बोला है ना कि अगर आपने विश्व मानचित्र को स्टडी कर रखा है, अगर आप विश्व मानचित्र की अच्छी खासी समझ रखते हैं, तो ये आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, बहुत इजी होने वाला है। कुछ भी बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है कि कौन सा प्रदेश, कौन सा रीजियन की, है ना, में कौन कौन से एरिया शामिल है। दूसरी बात, कौन सा प्रदेश की सीमा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की सीमा कौन कौन से क्षेत्रों से लग करके बनती है। जैसा प्लेयो आर्कटिक में हमने बात की, पूरा आर्कटिक में हमने बात की कि इसके पूर्व की सीमा प्रशांत महासागर से बनती है, पश्चिम की सीमा जो है इसकी अटलांटिक महासागर से बनती है, और उसके उत्तर की सीमा की अगर बात करें तो वो आर्कटिक महासागर से, और दक्षिण की सीमा हिमालय और अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से बनती है। क्लियर है। इसके अलावा इस प्रदेश में अधिकांश जलवायु जो पाई जाती है, इस पूरे क्षेत्र की जो जलवायु है ना, क्योंकि देखिए अब इस क्षेत्र को पूरा कुछ, जो जैसे यूरोप को भी शामिल कर दिया, अफ्रीका के क्षेत्र को भी शामिल कर दिया हमने, एशिया को भी शामिल करके इसको बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जलवायु में समानता पाई जाती है, इस पूरे क्षेत्र की जलवायु एक जैसी मिलेगी। तो अधिकांश जो भाग है इस क्षेत्र का, उसकी जलवायु कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो मेरे ख्याल से शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय और
उष्णकटिबंधीय, ये 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, ये वो जलवायु होती है जो ना बहुत ज्यादा गर्म होती है और ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इस प्रकार की शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का ये क्षेत्र है। इसके आंतरिक भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान है, उच्च पठारों पर मरुस्थल है, मरुभूमियां हैं, इसमें आर्द्र और कोणधारी वन भी शामिल है। वहीं जलवायु और वनस्पति में इतनी अधिक विविधता होने के कारण इस प्रदेश में जीवों की विविधता भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। दैट्स ऑल। बस हर एक क्षेत्र के बारे में, हर एक प्रदेश के बारे में इतना कंटेंट पर्याप्त है, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है यहां तक का ना? बताइए क्या क्लियर है? मैंने आपको बताया ना अभी, अगर आपको वर्ल्ड मैप की थोड़ी बहुत भी अगर आपके समझ होगी ना तो ये एरिया, ये सेशन आज का बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्लेयो आर्कटिक रीजन में क्या देखा हमने, इसकी सीमाओं के बारे में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों सीमाएं किससे टकराती है, इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल करके ये बना है, और इसकी जलवायु किस प्रकार की है। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं न्यू आर्कटिक रीजन की, जिसे हम नूतन या पूरा आर्कटिक प्रदेश भी कहते हैं, ये 2 नंबर पर हमने देखा था, जो कि उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, ये ग्रीनलैंड है, ये भी ग्रीनलैंड भी इसमें शामिल है, और दक्षिण अमेरिका का कुछ हिस्सा जो है यहां पर ये शामिल कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आर्कटिक प्रदेश, माफ कीजिएगा, न्यूटन आर्कटिक प्रदेश जो है, न्यू आर्कटिक रीजन, इससे बनता है। तो इस क्षेत्र में मेक्सिको को छोड़ करके, ये मेक्सिको वाला पार्ट है दोस्तों, नीचे ये मेरे पीछे आ रहा है, ये मेक्सिको वाला पार्ट है जो उत्तरी अमेरिका में शामिल है। ये वाला पार्ट न्यू ट्रॉपिकल में शामिल होता है। इसलिए ध्यान रहे कि उत्तरी अमेरिका का ये मेक्सिको को छोड़ करके समस्त उत्तर अमेरिका और ग्रीनलैंड इस प्रदेश में शामिल होता है। इसकी जलवायु और वनस्पति की दृष्टि से उसको देखें तो पूरा आर्कटिक और नूतन आर्कटिक प्रदेशों में काफी समानता पाई जाती है। पूरा आर्कटिक जो इससे पहले हमने देखा न्यू आर्क है ना, तो पैलियो आर्कटिक रीजन जो देखा था, उसकी जलवायु में और न्यूटन आर्कटिक प्रदेश की जलवायु में लगभग समानता देखी जा सकती है। इस प्रदेश के बीच वाले भाग में घास के मैदान देखने को मिलेंगे, बिल्कुल पूरा आर्कटिक प्रदेश की तरह ही, और मरुभूमियां भी देखने को मिलेगी। उत्तरी ध्रुव की अगर बात करें, उत्तरी ध्रुव की बात करें तो यहां पर टुंड्रा वन अधिक देखने को मिलते हैं, टुंड्रा प्रजाति के वन अधिक देखने को मिलते हैं, वनस्पति देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में जंतुओं में काफी विविधता पाई जाती है। पूर्वी और पश्चिमी भागों में, इस वाले भाग में और पश्चिमी वाले भाग में विविधताएं पाई जाती है जंतुओं की, अत्यधिक रूप से जंतुओं की विविधताएं देखने को मिली है। इसी प्रकार से तीसरा आता है इथोपियन प्रदेश, जिसको हम अफ्रीका 3 नंबर पर रखते हैं, अफ्रीका वाले क्षेत्र को। अफ्रीका और मेडागास्कर का क्षेत्र इसमें शामिल होता है। तो इस प्रदेश के अंतर्गत सहारा के दक्षिण में, ये सहारा है दोस्तों, ये सहारा मरुस्थल है। इस सहारा मरुस्थल के दक्षिण वाले पूरे पार्ट में स्थित अफ्रीका महाद्वीप, पूरा अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण वाला पार्ट, अरब प्रायद्वीप दक्षिण वाला पार्ट किसका, सहारा मरुस्थल का दक्षिण वाला हिस्सा, जो पूरा जो अफ्रीका है वो वाला पूरा वाला पार्ट, और अरब प्रायद्वीप ये अरब है ना, अरब प्रायद्वीप, इसके अलावा मेडागास्कर ये इसमें सम्मिलित, इस क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। इथोपियन रीजन और नेट्रोपिकल रीजन में कई समानताएं देखी जा सकती हैं। क्यों देखी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। न्यूट्रॉपिकल जो है, न्यूट्रॉपिकल मतलब कौन सा वाला पार्ट, में थोड़ा सा मैप पे चल के बताता हूं आप लोगों को, मैप पे चलकर बताता हूं। न्यूट्रॉपिकल देखिए, ये हम इथोपियन को भी पढ़ रहे हैं, ये इथोपियन वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं, और ये न्यूट्रॉपिकल है। जब आपने कभी पृथ्वी के निर्माण की बात सुनी होगी तो वहां पर आपने कई सिद्धांतों को पढ़ा होगा, उनमें से देखा होगा कि ये जो वाला पार्ट है, ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका वाला, ये अफ्रीका वाले इस प्लेट से टूटकर अलग हुआ था, और ये कैसे पता करा, यहाँ की जलवायु से और यहाँ के जीव जंतुओं से और यहाँ की वनस्पति से, कि यहाँ पर जो जीव जंतु और वनस्पति पाई गई है वही वनस्पति और जीव जंतु यहाँ पर इस कोने पर पाए गए हैं। इसीलिए कहा गया कि इन दोनों में आपसी समानताएं देखी गई है। ठीक है ना, इसी आधार पर यहाँ पर यह कहा जा रहा है
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इथोपियन रीजन और न्यू ट्रॉपिकल रीजन में कई समानताएं देखी गई है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और यहाँ पर घने उष्ण कटिबंधीय वर्षावन और सवाना घास के बड़े बड़े मैदान जो है यहाँ पर पाए गए हैं और कई बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर है। तो इसके विपरीत जबकि कालाहारी जैसे मरुस्थल भी, कालाहारी मरुस्थल दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगह विद्वान है। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल भी देखे गए हैं। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल ऐसे होते हैं कि कंप्लीट मरुस्थल नहीं होते, वहां पर कुछ झाड़ियां कुछ देखी जा सकती है ना। तो ये प्रदेश भी है। इन सभी भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर विविध प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो जीव जंतुओं की विविधता तो लगभग सभी क्षेत्रों में अलग अलग रूप से देखी जा सकती है। इसी प्रकार से जो चौथा आपका क्षेत्र आता है वो आता है ओरिएंटल रीजन, जिसमें कि आप निवास करते हैं। ठीक है। इस ओरिएंटल रीजन में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, भारत का पूरा क्षेत्र, पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया कहलाता दोस्तों, है ना। दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन का दक्षिणी भाग इसमें शामिल है, बोर्नियो और फिलीपींस के जो द्वीप समूह, यहाँ पर ये जो बोर्नियो फिलीपींस वगैरह जो द्वीप समूह है, ये मलावा द्वीप है ना, ये सभी पश्चिम द्वीप सम्मिलित है। यहाँ पर एक विद्वान का नाम है स्क्लेटर, और इन विद्वान स्क्लेटर ने भारतीय क्षेत्र का, इसको पूरे क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र का नाम दिया है। स्क्लेटर ने क्या कहा, इस क्षेत्र को ओरिएंटल के स्थान पर क्या कहा, ओरिएंटल क्या है, भारतीय क्षेत्र है। ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, भारत दिख रहा है, भारत सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है। तो इसकी सीमाओं को निश्चित करना सरल कार्य नहीं था, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की तरह इसकी सीमाओं को निश्चित करना इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इसकी सीमाओं को जरा देखिए, क्योंकि भारतीय है ना, क्योंकि प्राच्य क्षेत्र मतलब कि ओरिएंटल रीजन जो है, ये इसके निकटवर्ती क्षेत्र के बीच में संक्रामी क्षेत्र ज्यादा पाए जाते हैं। संक्रामी क्षेत्र में समझ, ट्रांजिशनल जोन, जैसे हिमालय पर्वत आ गया आपका, तिब्बत का पठार आ जाता है, चीन के पर्वतीय ऊंचे क्षेत्र आ जाते हैं, पूरा आर्कटिक क्षेत्र के बीच में संक्रामी क्षेत्र बनते हैं, कहीं पर नदियां, कहीं पर झीलें, कहीं पर है ना बड़े बड़े सागर वगैरह। तो इस कारण से इसके जो क्षेत्र है, इसकी जो सीमाएं हैं, उसको निश्चित करना बहुत ही कठिन कार्य था। थार मरुस्थल तथा कुछ अन्य अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़ दें तो शेष सभी क्षेत्रों में वन उठे हुए पाए गए हैं। समस्त क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है दोस्तों उष्ण वाला क्षेत्र है ना, अत्यधिक गर्मी वाला क्षेत्र है। जलवायु तथा वनस्पति संबंधी विषमताओं के कारण जंतुओं में काफी विभिन्नता पाई जाती है। इसके अलावा जो पांचवा रीजन है आपका ऑस्ट्रेलियन रीजन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन रीजन जो कि आप देख सकते हैं, इसमें पूरा ऑस्ट्रेलिया के अलावा उसके जो पड़ोसी देश हैं वो, और यहाँ पर ये न्यूजीलैंड दिख रहा है आपको, न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल है। इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया, तस्मानिया, इंडोनेशिया, ये सब पड़ोसी इसके है ना, सुदूर पूर्वी द्वीप सब ये शामिल है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के अन्य निकटवर्ती द्वीपों को इस क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि कुछ विद्वानों का मानना यह है कि न्यूजीलैंड के साथ ही साथ में और भी छोटे छोटे से द्वीप है जिनको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है एक पृथक एक प्लेट ही है, पूरा एक महाद्वीप है ना, और यही पूरा महाद्वीप ही जो है ऑस्ट्रेलियन रीजन के नाम से जाना जाता है। इसे वलास रेखा जो ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये रेखा है, ये वलास नाम के विद्वान ने इस रेखा को खींचा था। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा सकता है। तो वलास रेखा प्राच्य प्रदेश से अलग करती है, वलास रेखा ही इसको प्राच्य प्रदेश से, मतलब कि इंडिया वाला भारतीय जो क्षेत्र है इससे ये वलास रेखा इसको अलग करती है। इस क्षेत्र का अन्य किसी क्षेत्र के साथ स्थलीय संबंध नहीं है, अन्य क्षेत्र के साथ स्थलीय संबंध नहीं है, इसका अपना ही विशिष्ट जंतु जगत होता है। इस क्षेत्र में उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विशाल मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला जो भाग है, ये एक बड़ा मरुस्थलीय भाग है। इस महाद्वीप के लगभग 3/4 भाग में मरुभूमि है।
3/4 भाग में घास के मैदान है। वातावरण केवल तटीय भागों तक ही सीमित है, तो जो जनता जो निवास करती है वो इसके तटीय भागों पर ही अधिकतम रूप से निवास करती है। अंतिम नेक्स्ट और अंतिम जो है वो है आपका न्यूट्रॉपिकल रीजन। न्यूट्रॉपिकल रीजन मतलब कि पूरा दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट है, ये न्यूट्रॉपिकल रीजन है। साइड में हट के बताता हूं आपको, ये न्यूट्रॉपिकल रीजन है। इसी के बारे में अगर आप बात करें तो इस प्रदेश में समस्त दक्षिणी अमेरिका इसमें शामिल होता है। मैक्सिको जो कि उत्तर अमेरिका का भाग है वो शामिल होता है। वेस्ट इंडीज का वाला पार्ट भी इसमें शामिल होता है, ठीक है ना। मध्य अमेरिका की भूसंधि आदि, ये भूसंधि मध्य अमेरिका की भूसंधि इसी में शामिल होती है। ये क्षेत्र न्यूटन आर्कटिक प्रदेश के साथ मध्य अमेरिका की भूसंधि द्वारा जुड़ा हुआ है। ये भूसंधि के द्वारा ही इससे जुड़ा हुआ है। परंतु इसके अन्य सभी किनारों पर समुद्री भाग है। इसके पूर्व में मतलब ये कि न्यूट्रॉपिकल जो वाला पार्ट जो है ये सिर्फ एक तरफ ही न्यू आर्कटिक अर्थात कि उत्तर अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अन्य जो इसके दूसरे भाग है ये सब समुद्र से घिरे हुए, पानी से घिरे हुए हैं। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, तो पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसके पर्वतीय एवं तटीय इलाकों को छोड़कर सभी भागों में जलवायु उष्णकटिबंधीय पाई जाती है। अमेजन बेसिन, कोलंबिया और गिनिया में घने वर्षा वन पाए जाते हैं। वहीं न्यूटन आर्कटिक प्रदेश में भूसंधि द्वारा जुड़ा होने के कारण इस प्रदेश में पादप एवं जंतु जगत के संदर्भ में काफी विविधता देखने को मिलती है। क्लियर है? एक छोटा सा कंसेप्ट था दोस्तों, ज्यादा लेंदी नहीं था और ज्यादा इतना वो भी नहीं था कि इसको ज्यादा विस्तार से। कारण ये है कि मैं ज्यादा दबाव न डालने का इसका पीछे रीजन ये है कि अभी मैंने आपको मैपिंग नहीं करवाई है, जियोग्राफी में मैपिंग नहीं पढ़वाई है, और इस मैपिंग को हम पढ़ेंगे प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत, है ना। भौतिक भूगोल में इसको पढ़ेंगे हम, चूंकि अभी मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो मानव भूगोल में इसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों की पहचान के दृष्टिकोण से मैं आज का ये टॉपिक लेकर आया था। और टॉपिक भी इसलिए लाया क्योंकि आपके सिलेबस में था, इसलिए कभी कभार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको भी देखना हमारे लिए जरूरी था। मेन मकसद था, मेन मोटिव मेरा था कि थोड़ा सा जो है इसके मैप को मैं एक्सप्लेन करूं और साथ में इसके जो खास खास विशेषताएं हैं उनके बारे में समझा दूं। बाकी कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूं बस एक बार एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके आप जो है इसको लेकर चले जाए, आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो मानव भूगोल में समाहित भी है और मानव भूगोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक होगा भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण पर, भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण पर। अब भारतीय प्रजाति वाला जो टॉपिक है ये तो मानव भूगोल से सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इस टॉपिक को भली भांति और बहुत बेहतर तरीके से व्यवहारिक रूप से समझते हुए पूरे विस्तार पूर्वक इसको कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, और जो नए स्टूडेंट हैं वो यहां से हमारे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप है ना, कॉलिंग नंबर नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर लेकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपने अध्ययन को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। फर्स्ट से लेकर 3rd ईयर तक आप परमानेंट हमारे साथ जुड़ करके और निःशुल्क शिक्षा प्रोग्राम का लाभ आप ले सकते हो। लेक्चर प्लस नोट सब कुछ निःशुल्क रूप से आप प्राप्त कर सकते हो। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।